नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस जैसलमेर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास अपन सुपर फास्ट करते हैं। क्या आज की क्लास अपन सुपर फास्ट करेंगे मेरे दोस्तों? और ये सुपर फास्ट जो क्लास होगी ये जीव विज्ञान से संबंधित क्लास होने वाली। अपन जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस सुपर फास्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आ जाइएगा दोस्तों, सुपर फास्ट क्लास को आज शुरुआत करते हैं। और इसमें दोस्तों एडवांस मतलब कि बहुत कम रहेगा और अपन सुपर फास्ट मतलब कि एक टेस्ट की तरह रहने वाला ये है ना। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको जल्दी से जल्दी जो है इसका आंसर देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आंसर देना है, आगे बढ़ना है ना। तो मतलब कि टेस्ट के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों वैसे देखा जाए तो कोई एडवांस जो है अपन करें तो भी दोस्तों इतना जो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भी है जो इतने ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। मानव शरीर से जुड़े क्वेश्चन है, बस आसान आसान है ना। तो देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना वो कौन सी है? लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या फिर यकृत ग्रंथि, या फिर आमाशय ग्रंथि है? बोले सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मेरे दोस्तों वो आपकी है यहाँ पे यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। सी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों, देखिए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जैसे कि एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन, या फिर जो है रिलैक्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। कौन से ऑप्शन को? रिलैक्सिन को लॉक करेंगे, रिलैक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आप दोस्तों अगर नहीं आ रहे ना तो आप इसको साथ ही साथ पढ़ लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ जो याद कर लेना, आगे कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आता है दोस्तों नंबर 3 पे कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो इच्छाओं का जो होता है ना, गतियों का नियंत्रण, वो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के अनुसार, सेरिब्रम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम होता है ना वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो अगर हम इस प्रकार से बात करें कि भाई स्पाइनल कार्ड में होता है, या फिर सेरिबेलम में होता है, या फिर हाइपोथैलेमस में, या फिर पिट्यूटरी में? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सी ऑप्शन जो यहाँ पे फिलहाल अपन लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? फिलहाल सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, जल्दी से आंसर बनेगा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा, या फिर गुदा द्वार के द्वारा? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। ए ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बोले सर ए ऑप्शन को। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या फिर जो है स्टाइलिन, या फिर काइमोट्रिप्सिन? दोस्तों इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो अपन फिलहाल यहाँ पर इसको भी गलत करेंगे, बी को भी गलत करेंगे, राइट करेंगे। कौन से को? टाइलिन को राइट करेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से को? सी ऑप्शन को। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था ये तो साहब, है ना। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये आपको बताना है। तो श्वसन कहलाती है, या फिर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, या फिर जो है प्रश्वास कहलाती है, या फिर निश्वसन कहलाती है? तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे प्यारे दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। तो फिलहाल अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन। बड़ा शानदार प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? मतलब कि ऊर्जा के लिए कोशिका जो है किसका उपयोग करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
है ना। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉक करें तो कौन से ऑप्शन को, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय जो है ना ये अमीनो अम्ल नहीं होगा, ग्लूकोज को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का जो है उपयोग करती है दोस्तों कौन, कोशिका प्राय। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। और अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे किण्वन को, बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण को क्या, बिल्कुल नहीं। दहन को भी नहीं करेंगे, तो विसरण को करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको सुपर फास्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा आप आज पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे ये क्वेश्चन जो है सुपर फास्ट के लेवल के ही है, ज़्यादा जो है वैसे इसमें एडवांस की वैसे आसान क्वेश्चन है ना। चलिए तो देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो परिणति क्या होती है दोस्तों, विघटन होता है या फिर जो है दहन होता है या परिवर्तन या फिर जो है संश्लेषण। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोले सर विघटन, बिल्कुल विघटन सही होगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति को विघटन कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो होता है वो कौन सा होता है। देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो होता है वो कौन सा होता है। ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है या फिर प्रोटीन होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो भी भैया बहने बता रहे हैं ना, सी ऑप्शन सर सी होगा, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे, सुक्रोज हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होगा, ठीक है। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। भारत को जो है ना पोलियो मुक्त जो है ये कब किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि सर 2015 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया, 2015 में, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान है ना, पाकिस्तान अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुआ है, वो ऐसे ही भुगत रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये क्लियर कर लेना दोस्तों कि प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब की थी। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब की प्यारे दोस्तों। तो अगर ऐसा प्रश्न बने तो 1995 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन जरूर से जरूर बन रहे हैं। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया, 2015 में। प्लस पोलियो अभियान कब शुरू किया गया, 1995 में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखियो। बस आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए जरा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो कौन सी होती है। अपने जो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है ना, झिल्ली, वो कौन सी झिल्ली होती है ये आपको बताना है। पिया मीटर होती है या मीटर होती है, ड्यूरा मीटर होती है, एरेक्नावाइड होती है दोस्तों, एरेक्नावाइड होती है, कौन सी होती है, राइट आंसर बतला दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, है ना। चलिए फिलहाल अपन लॉक करेंगे सी ऑप्शन को दोस्तों, ड्यूरामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर। मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों ये भी आपका, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य जो है ना, मनुष्य सूंघता है और वो क्षमता जो है ना नियंत्रित कौन करता है मेरे दोस्तों। ऑप्टिक पाली करता है या फिर घ्राणेंद्रिय पाली या फिर सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन किसी इंपॉर्टेंट से कम है क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए नया भी हो सकता है मेरे दोस्तों। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित जो करता है ना वो घ्राणेंद्रिय पाली करता है, मतलब कि बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर साइंस के भैया बहने हैं ना तो वो तो आराम से कर ही पाएंगे, आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी सी जो है दिक्कत होगी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए आज मैं सुपर फास्ट कर रहा हूँ आपके लिए, सुपर फास्ट कर रहा हूँ, कोई एडवांस नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अपन 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे सुपर फास्ट में। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो होता है वो सेरिबेलम होता है या फिर हाइपोथैलेमस होता है या सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। देखिएगा, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्रीकरण होता है ना वो सेरिब्रम होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों राइट आंसर बताइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है वो सोमेस्टेनिन के कारण करता है या फिर जो है ग्लूकागन के कारण करता है या फिर गैस्ट्रिन के कारण करता है या फिर इंसुलिन के कारण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो इंसुलिन के कारण। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, है ना। किसको, डी ऑप्शन को, सभी को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कांगो ज्वर का वायरस क्या है।
तो राइट आंसर दोस्तों कांगो ज्वर का वायरस जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कराऊँ, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर तक। देखिए कांगो ज्वर का वायरस जो है ना वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों कांगो क्या एक ज्वर है, मतलब कि एक बुखार का जो है दोस्तों बुखार है कांगो ज्वर, ठीक है। इसके वायरस का नाम एटो है क्या, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्लेवी हो जाएगा क्या, बिल्कुल प्लेवी हो जाएगा क्या। फ्लेवी जो है ये फ्लेवी दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्लेवी इसका वायरस का नाम है। कांगो ज्वर के वायरस का नाम दोस्तों फ्लेवी है। अब मैं आपको यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करूँ कि भाई इस वायरस की खोज, कांगो ज्वर की खोज कब की गई दोस्तों, कांगो ज्वर की खोज कब की, तो 1969 में इसकी खोज की जाती दोस्तों, ठीक है। कब की जाती है, 1969 में। अच्छा ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो ही जाती है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अगला प्रश्न आता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है, अंतर्गत है ना, अंतर्गत कौन आता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। साथ ही साथ दोस्तों आप हिंदी को भी ध्यान रखें, अंतर्गत ऐसे लिखाएगा, ठीक है, तो अंतर्गत नहीं होगा। तो कौन आता है दोस्तों, देखिए पोषण, उत्सर्जन या श्वसन या फिर सभी। ये फॉन्ट मिस्टेक हो गई। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं और श्वसन भी आते हैं, तो सभी को डी ऑप्शन के साथ अपन लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट आता है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों गोबर छत्ता जो है ये किसके अंतर्गत आता है, परजीवी के अंतर्गत या फिर स्वयपोषी के अंतर्गत या फिर जो है मृतजीवी के अंतर्गत या फिर परासरणी के अंतर्गत। ये भी दोस्तों आपको पूछा जा रहा है, पर्यावरण से संबंधित है ना। तो राइट आंसर जो दोस्तों गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन को अपने लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को, बोले सर सी ऑप्शन को, बिल्कुल है ना। अब देखिएगा नंबर 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर क्लास जो है सुपर फास्ट नहीं होती। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए सुपर फास्ट करूं, क्योंकि थोड़े से आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस पर मैं आपका समय वेस्ट भी ना करूं। और किसी क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों कोई 2-4 क्वेश्चन पर है जो एडवांस, वैसे 5-7 क्वेश्चन पर एडवांस तो बता ही दूंगा, वैसे जहाँ पर जानकारी है वहाँ पर तो बता ही रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन पर थी नहीं इतनी जानकारी, तो दोस्तों नहीं बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सर ऐसी ही क्लास वापस से ले आइएगा, नहीं साहब ऐसा नहीं होता। हर क्लास को सुपर फास्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उसमें उस हिसाब से देखना होता है कि वो सुपर फास्ट के लायक है कि नहीं, है ना। हाँ चलिए, तो देखिए दोस्तों मलेरिया की संश्लेषित दवाई जो है वो कौन सी है। इनमें से राइट आंसर ऐसा है कि देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वही अपन पढ़ते हैं। जैसे कि कोई क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ एडवांस भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा एडवांस के बिना। तो मैं आपको काफ़ी जानकारी जो है इकट्ठी करके देता हूँ, और अगर इस प्रकार से हो तो दोस्तों वैसे आसान से प्रश्नों पे वैसे नहीं लिखा है। महिला की संश्लेषित जो जानकारी है दोस्तों, संश्लेषित दवाई है वो है आर्जिमिटोन। कौन सी, आर्जिमिटोन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे आर्जिलिन नहीं होगा, कैनिन भी नहीं होगा, आर्जिमिटोन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये मलेरिया की संश्लेषित दवाई है, ठीक है ना। अच्छा इसके बारे में बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न और आ जाएगा, छाया में पनपने वाले पौधे को अपन क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है साहब, हर कोई कर सकते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलियोफाइटस कहते हैं, नहीं साहब। थियोफाइटस कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कहते। सियोकाइटस कहते हैं क्या, हाँ जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। कौन सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को। ये इनमें से कोई नहीं, साइंस में आपको मैं नहीं डराने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। आर्जिमिटोन की खोज किसने की थी दोस्तों, ये आपको पता है क्या, पता है क्या, आर्जिमिटोन की खोज किसने की थी। और इनको उसके बाद फिर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, हाल ही में मिला था, अभी पिछले वर्षों में मिला था, वर्ष में मिला था दोस्तों। मतलब कि 2015 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, बता देता हूँ आपको। 2015 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है। और ये थे कहाँ के, अगर ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों चीन के थे। कहाँ के थे, आर्जिमिटोन की खोज दोस्तों किसने की थी, 2UU ने की थी। क्या, 2UU ने की थी, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और दोस्तों आर्जिमिटोन क्या है, ये मलेरिया की एक संश्लेषित दवाई है ना। समझ गए ना, आगे बढ़े क्या, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आपकी अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। उक्त रक्तचाप की अवस्था को, उक्त उच्च रक्त
चाप की अवस्था को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। हाइपोटेंशन या फिर पक्षाघात या फिर हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। हाइपरटेंशन को लॉक कर दे क्या मेरे दोस्तों, हाइपरटेंशन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। उच्च रक्त चाप की अवस्था को अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है या यूरिक अम्ल या फिर यूरिया या फिर अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आसान सी बात है, एमिनो अम्ल नहीं होगा, यूरिक अम्ल भी नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, अमोनिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब लॉक करेंगे। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बोले सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल विकास प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं क्या। देखिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, जल को किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लॉक करेंगे अवशोषण को, क्या बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन को कर लेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा दोस्तों ये जल को बाहर निकाला जाता है, अगर पौधे में अधिक आवश्यकता से भी अधिक अगर जल आ जाए तो। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे साहब। ये पारिस्थितिक तंत्र के दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इनमें से किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं दोस्तों। पत्ती को, हरित वल्लक लवक को, हरित लवक को, या फिर स्टोमेटा को, या फिर स्टोमाटा को, या फिर जड़ को। तो दोस्तों यहाँ पे किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है प्यार दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते क्या, जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। निम्न में से दोस्तों देखिए पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं मेरे दोस्तों। कौन, बोले सर रंध्र। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। कौन से ऑप्शन को, बी ऑप्शन को। ज़्यादा समय आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, मात्र और मात्र जो है आपको एक क्वेश्चन पे दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, लगभग 20 या 25 सेकंड दे रहा हूँ ना। तो काली खांसी का उदाहरण जो है ये क्या है दोस्तों, ये बताना है। काली खांसी आती है दोस्तों, ठीक है, काली खांसी। और काली खांसी दोस्तों किसे कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है, या फिर उदाहरण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्यूटेशियम कहते हैं उसे क्या, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं उसे प्यूटेशियम। ठीक है, अच्छा कुकर खांसी भी कहते हैं क्या, कुकर खांसी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और कुत्ता खांसी भी कहते हैं उसे। तो ये काली खांसी जो है ना दोस्तों, ये लगभग 100 दिन इसका जो है ना, इसका जो कार्यकाल जो होता है ना इसका, वो 100 दिन तक होता है दोस्तों। 100 दिन तक ये खांसी रहती है। कौन सी, कुत्ता खांसी, कुकर खांसी, प्यूटेशियम खांसी, काली खांसी, ये है ना। तो इसको आप लॉक करेंगे दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने दिन तक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 100 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। भोजन का जब अपन पाचन करते हैं ना, भोजन का जब अपन भोजन कर लें तो उसका जो पाचन होता है दोस्तों, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो उपचयन कहते हैं, या फिर संयोजन कहते हैं, या फिर अपचयन कहते हैं, या फिर विस्थापन कहते हैं। राइट आंसर बतलाना दोस्तों, राइट आंसर बतलाना है। क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, और जल्दी से आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बन जाएगा उपचयन दोस्तों। उपचयन किसमें, ए ऑप्शन में। बोले सर ठीक है, तो यही होगा, ये तो सबको पता है, उपचयन हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न, हार्मोन बना होता है। हार्मोन किसका बना होता है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो हार्मोन है ये किसका बना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। और ये भी आप बता सकते हैं कि हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, जिनको पता है बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हार्मोन बना होता है वो तो प्रोटीन का होता है, वसा का भी होता है, स्टीराइड का भी होता है। फिलहाल अपन डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। देखिए दोस्तों, जो पृथक्करण का नियम दिया था ना, वो किसने दिया था, एसिरियंस ने दिया, या डार्विन ने, या मेंडल ने, या बेबीलोयन ने। तो दोस्तों पृथक्करण का जो नियम दिया, कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने तो दिया था ना पृथक्करण का नियम। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो लॉक कौन से को करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी आंसर बताइएगा।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों जल्दी से लेमार्क और ट्रिवीरेनर्स हो जाएगा, या फिर वॉन वे मॉल होगा, या फिर दोस्तों देखिए पुरकिंजे ने, या फिर अरस्तु ने। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। जो भी भाई बहन लेमार्क और ट्रेविनेरस बता रहे, बिल्कुल दोस्तों सही है। देखिए जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनके द्वारा, ये जो लेमार्क जो थे ना ये फ्रांस के थे दोस्तों, ये क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। और ट्रिवेनिरस जो थे ये दोस्तों कहाँ के, ये जर्मनी के, ठीक है। कहाँ के थे, जर्मनी के। इन्होंने कब किया था दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो फिलहाल अपन कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे, देखिए दोस्तों अरस्तु को लॉक करेंगे, ठीक है। कौन से को, अरस्तु को। बिल्कुल सी ऑप्शन सबका सही आंसर होगा। अब अरस्तु ने दोस्तों समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया है। अब बोले सर कौन कौन से, तो दोस्तों एक तो जंतु समूह, ठीक है। एक है जो जंतु समूह के नाम से किया, एक तो ये, और दूसरा है दोस्तों वनस्पति समूह। क्या, वनस्पति समूह। ये दोनों समूह के नाम से अरस्तु ने इसको विभाजित किया है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़े क्या, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि आपने जो है ना, इन्हें जीव विज्ञान के जनक भी कहते हैं दोस्तों, और अरस्तु को जो है ना, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों जो है इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। जहाँ पर एडवांस बनती है वहाँ पे जरूर कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न है, अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस, या फिर डार्विन, या पुरकुंजे, या फिर अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वनस्पति की बात करें ना, तो वनस्पति की बात करें तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बॉटनी दोस्तों देखिए, बॉटनी शब्द की जो है ना उत्पत्ति जो है दोस्तों, ये कौन से शब्द से होती है, ये आपको बतलाना है। राइट आंसर बतलाइएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ग्रीक होगा, लैटिन भाषा, या फ्रेंच भाषा, या पुर्तगाली। तो बॉटनी जो है ना मेरे दोस्तों, ये बॉटनी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, बोले सर ग्रीक भाषा का। हाँ जी बिल्कुल ग्रीक भाषा का बॉटनी शब्द है ना। तो आगे बढ़े, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया कि पृथक्करण को जो है ना, पृथक्करण का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों देखिए आपको पता होगा मेंडल के जो थे ना मुख्य 3 नियम थे। कौन कौन से, एक तो प्रभाविकता का नियम है ना, ये भी चीज मुझे याद आ गई, प्रभाविकता का नियम दोस्तों, एक तो आपको ये याद होगा, ठीक है। दूसरा पृथक्करण का नियम था मेंडल का, और तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोस्तों, ये तीनों नियम किसके थे, ये मेंडल के थे, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े क्या, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों आपको ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसने किया था, जोहान सेन ने किया था। किसने किया था, जोहान सेन ने 1909 में किया था। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बनता है ये भी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों फाइकोलॉजी जो होती है उसमें अध्ययन किसका होता है, फाइकोलॉजी, बस इतना सा आपको बताना है ना। तो कवक का होगा, शैवाल का होगा, विषाणु का होगा, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों फाइकोलॉजी की बात करें, शैवालों का अध्ययन होगा। इसमें किसका होगा, शैवालों का, फाइकोलॉजी दोस्तों, ठीक है। शैवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कवक का अध्ययन किस में होता है, तो दोस्तों माइकोलॉजी में। बोले सर अब आप बता रहे हैं, हाँ जरूरी है साहब, माइकोलॉजी में होता है दोस्तों। किसका, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, और माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आ जाइएगा मेरे साथ। अगला प्रश्न ये है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये आपको बताना है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्गिक, आनुवंशिकी, कार्यकी, या फिर पारिस्थितिकी। कितना आसान क्वेश्चन है। पर्यावरण का अध्ययन जो है ना जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये होता है दोस्तों,
क्या पारिस्थितिकी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर देना मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो कौन सा होता है, तो फिलहाल अपन लॉक करें। लेकिन उससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, जैसे ये है ना पुष्पों का अध्ययन, तो दोस्तों पुष्पों के अध्ययन की बात करें ना आपसे, क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपकी हो जाएगी क्लियर। और दोस्तों वृक्षों के अध्ययन को आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, वृक्षों के अध्ययन को दोस्तों, वैसे है ना, वैसे देखिए वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन दोनों को कहते हैं दोस्तों ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मोस्ट जो है दोस्तों वो यही आपका झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर दोनों ऑप्शन भी दे दी जाए तो झाड़ियों का अध्ययन होगा डेंड्रोलॉजी में, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े क्या। अगर दोस्तों झाड़ियों का ऑप्शन ही ना दे, वृक्षों का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप डी ऑप्शन कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे जो काष्ठी पेड़ होते हैं ना, काष्ठी पेड़ के अध्ययन को दोस्तों वो किसमें होता है, काष्ठी पेड़ होते हैं वो होते हैं दोस्तों सिल्वी कल्चर में। किसमें, सिल्वी कल्चर में होते हैं। ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलिए सर आगे बढ़िएगा, बिल्कुल साहब आगे बढ़े। तो ये प्रश्न आता है लास्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों अब तो आप आंसर बता ही देंगे कि सर इसका आंसर आपने बता दिया, हम क्या बताएं, हाँ है ना। तो अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी या फिनोलॉजी या एंथोलॉजी, या फिर जो है क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपसे इनके बारे में और भी काफ़ी यहाँ पर बात कर लूँ कि भाई छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर ऐसा प्रश्न बने दोस्तों तो छिपकलियों के अध्ययन को अपन सोरोलॉजी कहते हैं, क्या, सोरोलॉजी कहते हैं। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल कहते हैं, क्या, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, है ना। और दोस्तों और जैसे कि आपको पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी पढ़ लिया आपने, तो दोस्तों देखिए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि फलों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा जिन्हें भी पता है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को, ठीक है। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। बोले सर ठीक है, आज तो जो है सुपर फास्ट भी हो गई और ये भी हो गई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था प्यारे दोस्तों कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न किया था, डी.बी. गुप्ता जी है दोस्तों। कौन है, डी.बी. गुप्ता जी, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे। अब आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है मेरे दोस्तों। मानव किडनी का भार जो होता है, देखिए लास्ट के क्वेश्चन से मैंने थोड़ी सी एडवांस बताई ना, तो दोस्तों क्लास बड़ी हो गई, ठीक है, सुपर फास्ट से भी बड़ी होगी, कोई ना। तो मानव किडनी का भार जो होता है 200 ग्राम का होता है, 400 ग्राम का, 150 ग्राम, 140 का, या फिर 900 ग्राम का। तो इसका आंसर बाहर आके कमेंट में बताना है, देखूंगा कौन कौन जो है इसका बताते हैं दोस्तों। मानव किडनी के कितने रूप होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार होते हैं, ये क्या सहायक होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जितनी जानकारी हो आपको वो बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतला दीजिएगा दोस्तों। सभी का आभार रहेगा। और क्लास आपने छोकी लागी वेला और बड़ी शानदार जानदार लागी वेला दोस्तों। अगर लागी हुए बढ़िया तो लाइक एक कर दीजो, आप सर उत्साह वास्ते बिल्कुल कर दीजो साहब, है नहीं। और आप सब जना रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सैल्यूट आप सब जनाने कि आप लास्ट तक बने रहे। और धैर्य साहब बहुत ज़रूरी है ना, मैं तो हर क्लास में यही कह रहा हूँ कि धैर्य 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 बस, है ना। ये पेशेंस अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, ये सफलता आपसे बिल्कुल धैर्य मांगती है। तो बिल्कुल दोस्तों अगली क्लास में तैयार है ना। 6 बजे क्लास होगी। अब वापस क्लास होगी शाम को 6 बजे, और उसके बाद वापस 8:45 पर होगी। 8:45 पर अपन रणथंभौर के चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आप सबको आना है, जिसमें हमीर को पढ़ेंगे, हमीर हट को पढ़ेंगे दोस्तों, आपको आना है उसमें भी। और उससे पहले 6 बजे क्लास होगी, उसमें भी आना है। सभी का धन्यवाद, सभी का जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आभार। अगर पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस को भी दबा देना, ताकि आपको डेली क्लास का टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन भी मिल सके।